हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास ट्वेल्थ क्या आप क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का जो हिंदी है। क्या क्लास ट्वेल्थ हिंदी के काव्य खंड का जो 9वां चैप्टर है, जिसका नाम है जन जन का चेहरा एक। क्या जन जन का चेहरा एक। आज इस चैप्टर के हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्या सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव का हम लोग आज विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्या सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव का हम लोग विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आपको क्या है कि 110% गारंटी देते हैं कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में जो भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जाएगा आपसे एक भी नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि हमारा जो चैप्टर है यह क्या है कि काव्य खंड। क्या मेरे दोस्त की काव्य खंड, क्या काव्य खंड का 9वां चैप्टर है। क्या काव्य खंड का 9वां चैप्टर है और 1 से लेकर के 8 तक चैप्टर का सॉल्यूशन हम लोग करवा दिए हैं। प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहां से आप जा करके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि 9वां चैप्टर जिसका नाम है जन जन का चेहरा एक। क्या जन जन का चेहरा एक। और इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या गजानन माधव मुक्तिबोध कवि है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कवि परिचय। क्या कवि परिचय। कवि परिचय इसलिए देखना जरूरी हो जाता है क्योंकि मेरे दोस्त कि मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव होता है, क्या मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव होता है वह कवि परिचय या लेखक परिचय से ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कवि परिचय। तो कवि परिचय में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है क्या है कि जन्म। क्या जन्म। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ 13 नवंबर 1917 में। क्या 13 नवंबर 1917 ईस्वी में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ। और उनका निधन कहने का मतलब क्या होता है, मृत्यु होता है। क्या मृत्यु। उनका जो निधन हुआ 11 सितंबर 1964 में। क्या 11 सितंबर 1964 में। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 में और निधन 11 सितंबर 1964 में। दो चीज़ यहाँ से आप कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद अगला जो है क्या है, अगला जो यहाँ पे माय डियर कि जन्म स्थान। क्या जन्म स्थान। उनका जो जन्म स्थान था कहाँ था, तो श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। और ये क्या है, इसको आप क्या कीजिए 5 स्टार लगा दीजिए क्योंकि यह पिछले साल ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है। तो जन्म स्थान क्या कहाँ हो जाएगा, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। एग्जाम में आपको सिर्फ ग्वालियर भी दे सकता है, ये तीनों में से कोई भी रहे तो मारिएगा ठीक। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनके माता पिता का नाम। तो गजानन माधव बोध के माता जी का नाम था पार्वती बाई। क्या पार्वती बाई। और पिताजी का नाम था माधव राज मुक्तिबोध। क्या माधव राज मुक्तिबोध। क्या माधव राज मुक्तिबोध। आप सिंपल याद रखिएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध के पिताजी का नाम, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या मुक्तिबोध अंत में आया, उनका नाम में भी क्या मुक्तिबोध। तब मुक्तिबोध आया और उनके पिताजी के नाम में भी क्या है अंत में मुक्तिबोध। तब मुक्तिबोध और मुक्तिबोध से मतलब समझ लीजिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध के पिताजी कौन हो गए, माधव राज मुक्तिबोध। उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है माय डियर कि एजुकेशन। क्या एजुकेशन, शिक्षा। उनके शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उनके शिक्षा में आता है कि उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा। क्या आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा तो वो प्राप्त किए। उसके बाद जो अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है, अगला कि 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में
असफल, क्या ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हो गई। कब असफल हुए माय डियर स्टूडेंट, मिडिल परीक्षा में 1930 ईस्वी में ग्वालियर, क्या माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हो गए, मतलब फेल कर गए। अब फिर एक साल उनको बैठना पड़ा और 1931 में उनको सफलता प्राप्त हुआ, क्या 1931 में। उसके बाद क्या है 1935 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट, कब किए 1935 में इंटरमीडिएट किए, क्या 1935 में क्या कर लिए इंटरमीडिएट, कौन कॉलेज से माधव कॉलेज से, क्या 1935 में इंटरमीडिएट किए माधव कॉलेज से। उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे क्या है कि 1937 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल, मतलब क्या हुआ कि 1937 में जब वे बीए कर रहे थे इंदौर के होलकर कॉलेज से, तो क्या हो गए हैं असफल हो गए हैं, फिर एक बार फेल हो गए हैं और एक साल फिर बैठे हैं 1938 में, क्या 1938 में पास किए, क्या 1938 में फिर से पास किए, मतलब 1938 में उनको सफलता मिली। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है कि 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए, क्या किए मतलब एमए जो किए मुक्ति बोध, क्या गजानन माधव मुक्ति बोध जो एमए किए, क्या एमए किए 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गजानन माधव मुक्ति बोध एमए किस विश्वविद्यालय से किए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट क्या है नागपुर विश्वविद्यालय। और कब किए तो किए 1953 में, क्या 1953 में किए नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए। यहाँ ध्यान दीजिएगा किस सब्जेक्ट में, हिंदी में एमए किए। उसके बाद आप क्या करते हैं कि उनके वृत्ति के बारे में बात करते हैं। तो वृत्ति के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि वृत्ति। तो वृत्ति में हम लोग देखेंगे कि 20 वर्ष की छोटी उम्र में वरनगर मिडिल स्कूल से मास्टरी आरंभ, क्या मास्टरी आरंभ, मतलब 20 वर्ष के उम्र में जब थे वह वरनगर मिडिल स्कूल से मास्टरी शुरू कर दिए, क्या किया मास्टरी शुरू कर दिया। उसके बाद 1948 में नागपुर आ गए, क्या 1948 में नागपुर आए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गजानन माधव मुक्ति बोध नागपुर कब आए, तो नागपुर आ गए कब 1948 में, क्या 1948 में। उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है कि नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 से सितंबर 1965 तक रहे। मतलब यहाँ पे सीधा आप समझिए कि नागपुर के प्रकाशन, क्या नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में, मतलब वो पत्रकार के भी काम किए। कब तक किए अक्टूबर 1948 से 1965 तक, मतलब 1948 से 1965 तक कौन काम किए पत्रकार का काम किए, क्या पत्रकार का काम किए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि 1956 में नागपुर से निकलने के वाले पत्र, क्या 1956 में नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून का संपादन। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि गजानन माधव मुक्ति बोध किस पत्र का संपादन किए, तो क्या उन पत्र का नाम क्या है नया खून, क्या नया खून नामक पत्र का संपादन कब किए 1956 में, क्या 1956 में किए। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु क्या है अभिरुचि, मतलब उनका जो अभिरुचि था गजानन माधव मुक्ति बोध का अभिरुचि किस चीज़ में था, पढ़ने में था और पढ़ाने में था, लेखन और पत्रिका में था। उसके साथ साथ राजनीति की नियमित या अनियमित व्यस्तता के बीच उनका क्या था अभिरुचि था। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसे आप 10 स्टार 5 स्टार जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी से पूछे या ना पूछे लेकिन उनके कीर्ति से क्वेश्चन पूछेगा। तो इनका जो क्या है कि गजानन माधव मुक्ति बोध के प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है, क्या गजानन माधव मुक्ति बोध के प्रमुख कृतियां जो है माय डियर निम्नलिखित है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है चांद का मुंह टेढ़ा, क्या चांद का मुंह टेढ़ा, याद रखिएगा चांद का मुंह टेढ़ा किसकी कृति है गजानन माधव मुक्ति बोध की। उसके बाद भूरी भूरी खांख धूल जो एक कविता संग्रह है, क्या भूरी भूरी खांख धूल एक कविता संग्रह है और किसकी कृति है गजानन माधव मुक्ति बोध का। उसके बाद अगला जो है
काठ का सपना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या VVI है, काठ का सपना पूछेगा किसकी कृति है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध की। उसके बाद अगला जो है क्या है, विपत है। उसके बाद सतह से उठता आदमी, कथा साहित्य है। उसके बाद कमायनी एक पुनर्विचार, क्या कमायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी की कृति है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि एक साहित्यिक की डायरी, जो क्या है एक आलोचना है। उसके बाद मुक्ति बोध रचनावली जो कि 6 खंडों में है, क्या 6 खंडों में है, नेमित चंद्र जैन द्वारा संपादित, क्या नेमित चंद्र जैन द्वारा संपादित। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुक्ति बोध रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है, यहाँ पे हो जाएगा 6 खंडों में प्रकाशित है। और एक क्वेश्चन इसी में और पूछेगा कि मुक्ति बोध रचनावली किसके द्वारा संपादित है, तो किसके द्वारा संपादित है माय डियर, नेमित चंद्र जैन के द्वारा, क्या नेमित चंद्र जैन के द्वारा। उसके बाद क्या है कि भारत इतिहास और संस्कृति, क्या भारत इतिहास और संस्कृति भी क्या है गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है, और यह क्या है इतिहास है, क्या यह क्या है इतिहास है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है माय डियर, पहला कि गजानन माधव मुक्ति बोध 20वीं सदी के उत्तरार्ध के हिंदी के प्रमुख कवि, चिंतक, आलोचक और कथाकार हैं। मतलब कब के हैं, 20वीं सदी के उत्तरार्ध, क्या 20वीं सदी के उत्तरार्ध के प्रमुख कवि, आलोचक, चिंतक और कथाकार हैं। उसके बाद क्या है कि हिंदी साहित्य में उनका उदय, मतलब मुक्ति बोध का उदय प्रयोगवाद के एक कवि के रूप में हुआ। क्या हुआ कि गजानन माधव मुक्ति बोध का हिंदी साहित्य में जो उदय हुआ किस रूप में हुआ, प्रयोगवाद के एक कवि के रूप में, क्या प्रयोगवाद के एक कवि के रूप में। उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉइंट है कि अज्ञेय के द्वारा संपादित, क्या अज्ञेय के द्वारा मतलब अज्ञेय जी के द्वारा जो संपादित था तार सप्तक, क्या तार सप्तक के एक कवि के रूप में गजानन माधव मुक्ति बोध को जाने जाते हैं। मतलब सीधा साफ समझिए कि सच्चिदानंद हीरानंद बत्सायन अज्ञेय के द्वारा जो संपादित है, क्या है संपादित है तार सप्तक, उसके कवि के रूप में किसे जाना जाता है, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि तार सप्तक के एक कवि के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर किसका होगा, मुक्ति बोध, क्या मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध को तार सप्तक के एक कवि के रूप में जाना जाता है। उसके बाद क्या है कि गजानन माधव मुक्ति बोध प्रायः लंबी कविताएं लिखते थे। क्या करते थे कि गजानन माधव मुक्ति बोध जो थे वो प्रायः लंबी कविताएं लिखते थे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है कि गजानन माधव मुक्ति बोध का निधन 46 वर्ष की अवस्था में, क्या गजानन माधव मुक्ति बोध का जो निधन हुआ 46 वर्ष की अवस्था में भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था। उसके बाद अगला जो है निराला की तरह मुक्ति बोध एक क्रांतिकारी कवि थे। क्या निराला की तरह मुक्ति बोध भी क्या थे, एक क्रांतिकारी कवि थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं पूछा जा चुका है कि निराला की तरह मुक्ति बोध एक कैसे कवि हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि क्रांतिकारी कवि हैं। क्या क्रांतिकारी कवि है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेखक परिचय 100% क्या 100% समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के जितने इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं हम सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। क्या है कि ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है क्या है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थान है। तो मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि मुक्ति बोध का जन्म स्थान है श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। क्या श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, लेकिन यहाँ पे श्योपुर दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 2 नंबर का कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं, अज्ञेय हैं कि गजानन माधव मुक्ति बोध हैं या रघुवीर सहा हैं या ज्ञानेंद्र पति हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जन जन का चेहरा एक का जो रचनाकार है गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद अगला जो प्रश्न है 3 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट कि मुक्ति बोध का जन्म स्थान है। तो मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो मुक्ति बोध का जो जन्म स्थान होगा माय डियर मध्य प्रदेश है। क्या मध्य प्रदेश? यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको घबराना नहीं है कि श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश जो है गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है 4 नंबर का कि काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? रघुवीर सहाय या ज्ञानेंद्र पति या गजानन माधव मुक्ति बोध या विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर कि काठ का सपना जो है गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 5 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया? मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया? ऑप्शन ए आज़ादी का, ऑप्शन बी नया खून का, ऑप्शन सी करमवीर का या सरस्वती का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर कि मुक्ति बोध ने नया खून, क्या नया खून का जो संपादन किए थे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है कि निराला की तरह मुक्ति बोध कैसे कवि हैं? क्रांतिकारी हैं या सामान्य हैं या पलायनवादी हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि निराला की तरह गजानन माधव मुक्ति बोध भी एक क्या है? क्रांतिकारी कवि हैं। क्या क्रांतिकारी कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ पे क्या भागवत नहीं है, भारत है। क्या भारत? यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? भारत इतिहास और संस्कृति किस विषय से संबंधित है? तो भारत इतिहास और संस्कृति जो है इतिहास से संबंधित है। क्या इतिहास से संबंधित है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कि इनमें से मुक्ति बोध की कौन सी रचना है? क्या इनमें से मुक्ति बोध की कौन सी रचना है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जन जन का चेहरा एक। क्या जन जन का चेहरा एक। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था माय डियर स्टूडेंट 13 नवंबर 1917 में। कहाँ है 13 नवंबर? ऑप्शन नंबर ए 13 नवंबर 1917। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि कौन सी मुक्ति बोध की रचना है? दिव्य दान या मुझे चांद चाहिए या भोर का तारा या चांद का मुंह टेढ़ा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट गजानन माधव मुक्ति बोध का जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि कौन सी मुक्ति बोध की रचना नहीं है? क्या कौन सी जो है मुक्ति बोध की रचना नहीं है? ऑप्शन ए है क्या बिहारी पुनर्मूल्यांकन। उसके बाद नई कविता का आत्मसंघर्ष ये मुक्ति बोध की रचना है। भूरी भूरी खांख धूल मुक्ति बोध की रचना है। कमायनी एक पुनर्विचार मुक्ति बोध की रचना है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए बिहारी पुनर्मूल्यांकन। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है 12 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है माय डियर कि मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि हैं? तो मुक्ति बोध जो है तार सप्तक के कवि हैं। क्या तार सप्तक के कवि हैं। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट है 13 नंबर का प्रश्न क्या है कि मुक्ति बोध, क्या मुक्ति बोध का कविता संग्रह है? तो तार सप्तक भी है। उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा भी है, भूरी भूरी खाक धूल भी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उपर्युक्त सभी। उसके बाद 14 नंबर का जो प्रश्न है कि मुक्ति बोध का कथा साहित्य है। क्या मुक्ति बोध का कथा साहित्य है? काठ का सपना ई भी है, विपात्र ई भी है, सतह से उठता आदमी यह भी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी जो है क्या है कथा साहित्य है। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किस कविता से उद्घृत है, मतलब किस कविता में कहा गया है कि आशामयी लाल किरणों से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक जन जन का मित्र एक। कौन चैप्टर से है? तो यहाँ पे क्या आ गया जन जन का। तो जन जन का मतलब क्या हो गया कि जन जन का चेहरा एक। याद रखिएगा बिल्कुल आसान है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है क्या है कि मुक्ति बोध की माता पिता का नाम क्या था? तो मुक्ति बोध के माता पिता का जो नाम था क्या था? पार्वती देवी माता का नाम और पिता का नाम माधव राज मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। और यदि आप इसका फ्री पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।